इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अफ्रीका के एक सुनसान रेगिस्तान में फंस चुकी है। उसके पास पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं बची और रेगिस्तान की आग बरसाती धूप उसकी जान ले रही होती है। थकावट और प्यास की वजह से वो रेत पर गिर जाती है और लगभग मरने वाली होती है कि तभी उसके साथ जो आदमी होता है वो जमीन खोद कर एक सूखी झाड़ी निकालता है और उसकी जड़ों से निकला कुदरती पानी उसके होठों पर डालता है। जिसके बाद हम मूवी के स्टार्टिंग सीन को देखते हैं जहाँ पर हमें एक 14 साल की लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रेस है। ग्रेस की जिंदगी इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है क्योंकि हाल ही में उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। अपनी माँ के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद ग्रेस पूरी तरह से अकेली हो चुकी है। वो घंटों तक खामोश रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो आगे क्या करेगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्रेस के पेरेंट्स का उसके बचपन में ही डिवोर्स हो चुका था। डिवोर्स के बाद से ही ग्रेस हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहती आई थी और उसने अपना पूरा बचपन उसी के साथ गुजारा था। उसके बाप का नाम गैरी होता है जो कि एक बहुत ही पैशनेट जियोलॉजिस्ट है जिसका पूरा फोकस सिर्फ उसके काम पर होता है। गैरी अपना ज्यादातर वक्त अफ्रीका के गर्म रेगिस्तान और बंजर पहाड़ों में मिनरल्स पर रिसर्च करते हुए गुजारता है। डिवोर्स के बाद से ग्रेस अपने बाप गैरी से बहुत ही कम मिली है और इनकी आपस में ज्यादा बात नहीं होती थी। इसी दूरी की वजह से इन दोनों के बीच का रिश्ता बहुत कमजोर बन चुका था। ग्रेस को अपने बाप के साथ वक्त गुजारने का कभी कोई अच्छा मौका ही नहीं मिल पाया। वो बचपन से लेकर आज तक हमेशा एक बाप के प्यार और उसके वक्त के लिए तरसती रही है। लेकिन अब माँ के चले जाने के बाद ग्रेस के पास कोई रास्ता या ठिकाना नहीं बचा है। मजबूरी में वो ये बड़ा फैसला करती है कि वो फ्लाइट लेकर अफ्रीका जाएगी और अपने बाप गैरी के साथ ही रहेगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रेस अपना सामान पैक करती है। वो अपनी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ती है और एक अनजान कॉन्टिनेंट की तरफ अपना सफर शुरू करती है। अब कई घंटों की लंबी फ्लाइट लेकर ग्रेस अफ्रीका के एक अनजान शहर में लैंड करती है। ग्रेस जब अफ्रीका पहुंचती है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और नए माहौल का डर साफ नजर आ रहा होता है। वो वहां एयरपोर्ट के बाहर खड़ी होकर चारों तरफ देखती है और अपने बाप गैरी का इंतजार करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें उसके बाप गैरी का सीन दिखाया जाता है। गैरी इस वक्त रेगिस्तान के एक बहुत ही रिमोट और सुनसान इलाके में बिल्कुल अकेला होता है। लेकिन तभी गैरी को अपने कैंप के रेडियो पर एक अर्जेंट मैसेज मिलता है कि उसकी बेटी ग्रेस उसे मिलने अफ्रीका आ रही है। ये सुनते ही गैरी खुश हो जाता है। वो शहर जाने के लिए अपना एक छोटा सा प्राइवेट प्लेन उड़ाने की तैयारी करता है। लेकिन तभी वहाँ का मौसम अचानक बहुत तेजी से खराब होने लगता है जो आने वाले एक खतरे का इशारा है। आसमान पर अचानक काले बादल छा जाते हैं और धूल भरी तेज हवाएं चलने लगती हैं। रेडियो पर कंट्रोल रूम की तरफ से गैरी को वार्निंग दी जाती है कि आगे का मौसम बहुत खराब हो रहा है। कंट्रोल रूम वाले बता दें कि ऐसी तेज हवाओं में फ्लाइट उड़ाना इस वक्त बहुत खतरनाक हो सकता है। वो गैरी को एडवाइस करते हैं कि वो प्लेन टेक ऑफ ना करे और मौसम ठीक होने का इंतजार करे। हालांकि गैरी इस वक्त अपनी बेटी से मिलने के लिए इतना बेचैन होता है कि वो इन सब वार्निंग्स को इग्नोर कर देता है। इसलिए वो रिस्क लेकर अपना प्लेन टेक ऑफ कर लेता है और इस बंजर रेगिस्तान के ऊपर से उड़ने लगता है। लेकिन जैसे जैसे प्लेन आगे बढ़ता है हवाओं का दबाव और तूफान बहुत ज्यादा भयानक हो जाता है। प्लेन हवा में बुरी तरह से हिचकोले खाने लगता है। गैरी पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग व्हील को पकड़ता है और कंट्रोल्स को संभालने की कोशिश करता है, पर अचानक प्लेन का इंजन इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाता और एक झटके के साथ पूरी तरह फेल हो जाता है। इंजन बंद होते ही प्लेन तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है, जिसके बाद वो छोटा सा प्लेन डेजर्ट के बिल्कुल बीचों बीच में गिर जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये जगह स्केलेटन कोस्ट के करीब एक बहुत ही सुनसान और आइसोलेटेड रेगिस्तान है। प्लेन का अगला हिस्सा बुरी तरह तबाह हो जाता है, लेकिन किस्मत से गैरी किसी न किसी तरह इस भयानक क्रैश में जिंदा बच जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि वहाँ एक और खतरा उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। जिसके बाद हमें वहाँ कुछ खतरनाक और बेरहम लोग दिखाए जाते हैं जो असल में हथियारों से लैस रेबल्स हैं। ये रेबल्स इस रेगिस्तान में अपनी मर्जी चलाते हैं और गैर कानूनी तरीके से हीरे की तलाश करते हैं। वो गैरी को जख्मी हालत में रेत पर लेटा हुआ देख लेते हैं। उनका लीडर आगे बढ़ता है और जब वो गैरी का सामान और आईडी चेक करता है तो उसे पता चलता है कि गैरी एक जियोलॉजिस्ट है। ये जानते उन क्रिमिनल्स का प्लान बदल जाता है। दरअसल वो जानते हैं कि एक जियोलॉजिस्ट उन्हें डेजर्ट में छुपे हुए डायमंड्स की अंडरग्राउंड लोकेशन बता सकता है। अगर गैरी ने उन्हें डायमंड्स ढूंढने में मदद कर दी तो वो लोग रातों रात अमीर हो सकते हैं। इसीलिए वो लोग गैरी को वहां जान से मारने के बजाय उसे अपना कैदी बनाने का फैसला करते हैं।
गैरी अब पूरी तरह से मजबूर और बेबस हो चुका है। वो भागने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन इस वक्त उसे अपनी मौत से ज्यादा अपनी बेटी ग्रेस की फिक्र अंदर ही अंदर खा रही होती है। दूसरी तरफ हमें ग्रेस को दिखाया जाता है जो अफ्रीका के उस छोटे से एयरपोर्ट पर अकेली खड़ी हुई है। वो वहाँ पर अपने फादर के आने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन कई घंटे गुजर जाते हैं और उसके फादर उसे लेने नहीं आते। धीरे धीरे शाम होने लगती है और एयरपोर्ट पूरी तरह खाली होने लगता है। ग्रेस घबराते हुए वहाँ की पुलिस अथॉरिटीज के पास जाती है और उनसे पूछताछ करती है, जिसके बाद पुलिस उसे बता दी कि रेडार सिस्टम से उसके बाप का प्लेन मिसिंग हो चुका है। ये खबर मिलते ही लोकल रेस्क्यू टीम्स और पुलिस उस मिसिंग प्लेन की तलाश शुरू कर देते हैं, लेकिन स्केलेटन कोस्ट का रेगिस्तान इतना बड़ा और भयानक है कि उन्हें मिट्टी के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत धीमी होती है और वक्त तेजी से गुजर रहा होता है। कुछ दिन लगातार ढूंढने के बाद रेस्क्यू टीम अब अपनी उम्मीद पूरी तरह हारने लगती है। वो लोग ग्रेस के पास आते हैं और उसे साफ बता देते हैं कि रेगिस्तान में इतने दिन तक जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। यानी कि रेस्क्यू टीम वालों ने बिना बॉडी देखे ही ग्रे को मरा हुआ मान लिया है, लेकिन ग्रेस का दिल इस बात को मानने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होता। ग्रेस रोते हुए ये फैसला करती है कि वो चुपचाप बैठकर अपने बाप के मरने का दुख नहीं मनाएगी। वो पुलिस के सहारे नहीं बैठेगी, बल्कि वो खुद अपने बाप को ढूंढने उस खतरनाक डेजर्ट में जाएगी। लेकिन एक 14 साल की लड़की अकेले इस जानलेवा रेगिस्तान में अकेले नहीं जा सकती। उसे वहाँ के रास्ते दिखाने और उसे जिंदा रखने के लिए एक एक्सपीरियंस्ड लोकल गाइड की जरूरत है। ग्रेस की मुलाकात कुछ लोकल लोगों से होती है, जिनसे उसे कजीरो नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है। लोग बताते हैं कि कजीरो इस बड़े रेगिस्तान का सबसे ज्यादा तजुर्बेकार लोकल गाइड हुआ करता था। वो एक ऐसा इंसान है जो इस रेगिस्तान की मिट्टी और हवा से अच्छी तरह वाकिफ है और यहाँ सरवाइव करना जानता है। ग्रेस किसी तरह कजीरो के घर तक पहुँचती है और उसे अपनी पूरी कहानी बताती है। वो उसके सामने हाथ जोड़ती और मिन्नतें करती है कि वो उसके बाप को ढूंढने में उसकी मदद करे। शुरू में कजीरो ग्रेस की बात से साफ इनकार कर देता है और उसे वापस जाने को कहता है, क्योंकि कजीरो जानता है कि स्केलेटन कोस्ट का डेजर्ट मौत का दूसरा नाम है और वहाँ अकेले जाना ठीक नहीं है। वो ग्रेस को समझाता है कि वहाँ जाना खुदकुशी के बराबर है और हमें रेस्क्यू टीम की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन ग्रेस अपनी जिद पर अड़ी रहती है और उसकी आंखों में अपने बाप के लिए सच्चा प्यार होता है, जिसे देखकर आखिरकार कजीरो मान जाता है और वो उस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। कजीरो और ग्रेस मिलकर अपना सामान तैयार करते हैं। वो पानी की बोतलें और जरूरी फर्स्ट एड इकट्ठा करते हैं, जिसके बाद वो एक गाड़ी में इस बड़े रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ते हैं। ग्रेस को अभी अंदाजा नहीं होता कि आगे इस लंबे सफर में उनका सामना कितने भयानक हालात से होने वाला है। सफर के शुरुआती कुछ दिन ही ग्रेस के लिए बहुत ही मुश्किल और तकलीफदेह होते हैं। डेजर्ट की डायरेक्ट हीट और झुलस देने वाली हवा ग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो रही होती। उसकी आंखें धूप की तेज चमक से जल रही होती हैं। कजीरो से लगातार समझाता है कि यहाँ पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती है और उन्हें इसे बचाकर पीना होगा। दरअसल कजीरो एक ट्राइबल बैकग्राउंड से है और उसे इस रेगिस्तान में जिंदा रहने के सारे पुराने राज पता है। वो जमीन के निशान, हवा का रुख और रेत के टीलों को देखकर डायरेक्शन का बिल्कुल सही अंदाजा लगाता है। वो ग्रेस को सिखाता है कि दिन में कैसे गर्मी से बचना है और रात की ठंड में कैसे सरवाइव करना है। वहीं दूसरी तरफ हमें गैरी को दिखाया जाता है जो उन डायमंड हंटर्स के कब्जे में है। रेबल्स का लीडर साउरी गैरी को फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। वो लोग गैरी को घंटों तक तपती धूप में बांध कर रखते हैं और उसे पीने के लिए पानी तक नहीं देते। वो गैरी को मजबूर करता है कि वो उन्हें बताए कि इस डेजर्ट में डायमंड्स कहाँ पर छुपे हुए हैं। गैरी को समझ आ जाता है कि अगर उसे जिंदा रहना है और अपनी बेटी तक पहुंचना है तो उसे थोड़ा वक्त निकालना होगा। इसीलिए वो उनको झूठी उम्मीदें देना शुरू करता है और गलत जगहों पर डिगिंग करने के लिए भेजता है। वहीं दूसरी तरफ रेगिस्तान में ग्रेस के पैरों में रेत की गर्मी की वजह से बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं, जिसे चलने में उसे दर्द हो रहा होता है। कजीरो से बार बार हौसला देता है ताकि ग्रेस का दिमाग इस जानलेवा गर्मी और थकान से हटा रहे और वो हिम्मत ना हारे। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उनके पीने का पानी पूरी तरह खत्म हो जाता है। पानी के बिना ग्रेस प्यास की शिद्दत से लगभग बेहोश होने लगती है और उसके होंठ काले पड़ जाते हैं। वो आखिरकार थककर जलती हुई रेत पर गिर जाती है और कहती है कि वो अब आगे नहीं चल सकती। ग्रेस कहती है कि उसे यहीं मर जाना मंजूर है, पर वो आगे नहीं बढ़ेगी। जिसके बाद कजीरो से वहीं छोड़कर आसपास की धूप में सूखी झाड़ी को ढूंढता है। वो उस गर्म रेत को खोदता है और उस झाड़ी की गहरी जड़ों को झटके से बाहर निकालता है। वो उन जड़ों को अपने मजबूत हाथों से पूरी ताकत लगाकर निचोड़ता है। तब उसमें से थोड़ा सा मिट्टी वाला पानी निकलता है। कजीरो जल्दी से वापस ग्रेस के पास आता है और ये कतरे वाला पानी ग्रेस के सूखे होंठों पर
डालता है। ये वही सीन होता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इस पानी की वजह से ग्रेस की उखड़ी हुई सांसों में थोड़ी सी जान वापस आती है, जिसके बाद कजीरो से समझाता है कि रेगिस्तान में मौत उन्हीं को आती है जो डर कर हार मान लेते हैं। वो कहता है कि हमें अपनी आखिरी सांस तक लड़ना होगा, तभी हम तुम्हारे बाप तक पहुंच पाएंगे। अपने बाप का नाम सुनकर ग्रेस दोबारा अपनी हिम्मत इकट्ठा करती है और उसके साथ चलने लगती है। ग्रेस अब एक कमजोर लड़की नहीं रही। इस रेगिस्तान के अजाब ने उसे एक टफ सर्वाइवर बना दिया होता है। अब कुछ दिन और चलने के बाद उन्हें दूर एक वैली में एक छोटा सा कैंप और कुछ गाड़ियां दिखाई देती हैं। दरअसल ये वही डायमंड हंटर्स और गुरिल्लास का खुफिया कैंप होता है जिसकी उन्हें तलाश थी। कजीरो अपने बाइनोक्यूलर से छुपकर उस कैंप के अंदर का ध्यान से मुआयना करता है। उसे वहाँ पूरी तरह ऑटोमेटिक हथियारों से लैस वहशी गुरिल्लास घूमते हुए नजर आते हैं और तभी उन्हें कैंप के बीच में धूप में बंधा हुआ और जख्मी गैरी नजर आ जाता है। जिसके बाद कजीरो और ग्रेस तय करते हैं कि वो रात का इंतजार करेंगे जब सब रेबल्स सो जाएंगे, क्योंकि रात के वक्त आधे से ज्यादा गुरिल्लास गहरी नींद में सो जाएंगे और उनका कैंप शांत हो जाएगा। अब इसके बाद जब रात पूरी तरह छा जाती है तो कैंप के अंदर खामोशी होती है और आग बुझ चुकी होती है। सिर्फ कुछ पहरेदार कैंप के बाहर अपनी गन्स लेकर पेट्रोल कर रहे होते हैं। केजिरो अपने हंटर एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता है और जमीन पर रेंगते हुए कैंप के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। वो पहरेदारों का ध्यान भटकाने के लिए कैंप के दूसरी तरफ झाड़ियों में एक पत्थर फेंकता है। आवाज सुनते ही पहरेदार अलर्ट हो जाते हैं और अंधेरे में उस तरफ चेक करने लग जाते हैं। जैसे ही पहरेदार वहां जाते हैं तो कजीरो और ग्रेस अंधेरे का फायदा उठाते हुए गेरी के टेंट के पास पहुंच जाते हैं। गेरी वहां पर बंधा होता है और उसकी आंखें बंद होती हैं, पर जब वो आंखें खोलता है और सामने अपनी इकलौती बेटी को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ग्रेस बिना कोई आवाज किए आगे बढ़ती है और अपने बाप के गले लग जाती है। गेरी अपनी बेटी को उस मौत के मैदान में देखकर इमोशन से भर जाता है और वो काफी इमोशनल हो जाता है। ये तीनों दबे पांव कैंप के पीछे वाले हिस्से से निकलते हैं और अंधेरे में कैंप से दूर भागने लगते हैं और सुबह होने तक वो लोग कैंप से काफी मीलों दूर तक बिना रुके चलते रहते हैं। अब अगली सुबह में कैंप का सीन दिखाया जाता है जहां हलचल मच जाती है जब रेबल्स देखते हैं कि उनका कैदी वहां से फरार हो चुका है। लेकिन कजीरो ने भागने के लिए एक ऐसी पथरीली टेरेन चुनी होती है जहां फुटप्रिंट्स नहीं बनते। रेबल्स अपनी गाड़ियों में उन्हें ढूंढने निकलते हैं, पर खराब रास्तों की वजह से वो पूरी तरह गुम हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें हार मानकर वापस कैंप की तरफ लौटना पड़ता है। यहाँ से रॉकी कैनियन के अंदर एक सेफ जगह पर बैठकर गेरी, ग्रेस और केजिरो सुकून की सांस लेते हैं। ये लोग आखिरकार इन मौत के पहाड़ों और रेगिस्तान से बच निकलने में पूरी तरह कामयाब हो जाते हैं और इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।